पीडीएफ कहाँ से आएगी? आप ऐसा भी कर सकते हो, पीडीएफ निकालना, इस पर क्लिक करिए, पीडीएफ आ गई। अच्छा ठीक है। जब पेन, आपको सर लिखना चाहिए, हाँ पेन ये रहा। अच्छा हाथ से ही लिखें। नहीं नहीं, पेन ये रहा। अच्छा आपको चाहिए हो बोर्ड तो इस पर क्लिक कर देना, जब भर जाए तो अगला क्लिक करते रहिए। ठीक है, चल रही रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। हम आज आपको भूगोल पढ़ाएंगे। भूगोल, भूगोल में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूगोल। भूगोल का क्या मतलब है, फर्स्टली यही देखेंगे, भूगोल का क्या मतलब है। तो हम पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से डिफाइन हो जाता है भूगोल। भूगोल दो शब्दों से मिलके बना है। भूगोल दो शब्दों से मिलके बना है, जियो एंड ग्राफी। जियो एंड ग्राफी, ये लैटिन शब्द है, जियो एंड ग्राफी। ग्राफी का मतलब ग्राफिस या ग्राफियन से है, ग्राफोस, ग्राफोस या ग्राफियन। ग्राफियन विकिपीडिया में लिखा हुआ है, तो ग्राफियन से है। तो जियो का मतलब हुआ पृथ्वी, जियो का मतलब हुआ पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब हुआ अध्ययन। ग्राफोस का मतलब हुआ अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। बट ये बहुत सिंपल डेफिनेशन हुई, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन हुई। इससे हम आगे रखेंगे, ये क्लास 6 एनसीईआरटी में है, लेकिन ये इससे अब एडवांस देखेंगे जो यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। भूगोल में ढेर सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, मानव भूगोल में, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल वगैरह वगैरह। तो आप आगे हम देखते हैं कि भूगोल का एक सिंपल सी और डेफिनेशन लेने की कोशिश करेंगे और इसे हम डिफाइन करेंगे। तो ये लिखा है, भूगोल एक अंतर विषयक विषय है, इंटर डिसिप्लिनरी विषय है। भूगोल एक इंटर डिसिप्लिनरी विषय है। इंटर डिसिप्लिनरी, अंतर विषयक। अंतर का मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। अंतर का मतलब हुआ एक से अधिक। विषयक मीन्स हुआ विषय। भूगोल में कई विषय समाहित हैं, कई विषय के विद्वानों ने मिलकर भूगोल को जन्म, एक आज जो आधुनिक भूगोल है उसे रूप दिया है। कह रहे हैं कि भूगोल सामान्यतः विज्ञान एवं कला के बीच कड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। विज्ञान एवं कला के बीच कड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। कैसे, देखते हैं। जो भूगोल है कला एंड विज्ञान के बीच कड़ी के रूप में। क्यों? तो भूगोल के जो प्रयोग होते हैं भूगोल में, और जो सिद्धांत हैं और जो रिसर्च होती है भूगोल में, भूगोल के जो सिद्धांत हैं या इसमें जो प्रयोग होते हैं या इसमें जो रिसर्च होती है, वो सब वैज्ञानिक प्रवृत्ति के हैं, साइंटिफिक है सब। उनका अध्ययन साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। बट भूगोल का जो एप्लीकेशन है, व्यवहारिक अनुप्रयोग, व्यवहारिक अनुप्रयोग, व्यवहारिक अनुप्रयोग भूगोल का आर्ट के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की ओर झुकाव ज़्यादा है इसका एप्लीकेशन में भूगोल का। इसलिए कहा जाता है कि भूगोल विज्ञान और कला के बीच एक कड़ी के रूप में सब्जेक्ट है। ये दोनों को जोड़ता है, विज्ञान एवं कला को। अब आगे देखते हैं। आगे की बात है
कि देखिए प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, प्राचीन समय में प्राचीन समय में भूगोल पढ़ाई जाती थी एज ए खगोल विज्ञान। भूगोल में सिर्फ खगोल विज्ञान को ही पढ़ाया जाता था। खगोल विज्ञान के रूप में भूगोल पढ़ाई जाती थी प्राचीन काल में। प्राचीन काल में भूगोल खगोल विज्ञान के रूप में पढ़ाई जाती थी। लेकिन बाद में आए एक और विद्वान, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज एक और विद्वान है इरेटोस्थनीज। बाद में एक विद्वान आए इरेटोस्थनीज। उन्होंने भूगोल को, ज्योग्राफी शब्द को, इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी को डिफाइन किया। ज्योग्राफी शब्द को, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी शब्द को इन्होंने डिफाइन किया सर्वप्रथम। इसीलिए इन्हें भूगोल का पितामह, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पितामह का पितामह कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पितामह कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पितामह कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द को डिफाइन किया। बहुत काम किया इन्होंने भूगोल विषय पे। ये एक ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, ग्रीक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पृथ्वी की परिधि, सरकमफरेंस, पृथ्वी गोल है तो जो ये इसकी ये इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफरेंस, परिधि, परिधि। इन्होंने पृथ्वी की परिधि को ज्ञात किया बिना इसके मूव किए कहीं से। इन्होंने ग्रीक में ही गणितीय विधि से पृथ्वी की परिधि को ज्ञात किया। ये पूरी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा इरेटोस्थनीज, लेकिन गणितीय विधि से इन्होंने पृथ्वी की परिधि को ज्ञात किया। जैसे आज हम वृत्त की परिधि को ज्ञात करते हैं। ये वृत्त है, मान लो वृत्त, सर्कल, सर्कल, सर्कल की परिधि का सूत्र है गणित में 2πr। r क्या है? त्रिज्या, रेडियस, रेडियस। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसी के द्वारा इरेटोस्थनीज ने, इस गणितीय सूत्र के द्वारा इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को माप दिया कि पृथ्वी की परिधि इतनी है। इसलिए इन्हें भूगोल का पितामह कहा जाता है। इरेटोस्थनीज के बाद और अन्य विद्वान आए, बहुत से विद्वान आए। इरेटोस्थनीज के बाद कई विद्वानों ने या भूगोलवेत्ताओं ने भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को रिच करने में, भूगोल विषय को
भूगोल विषय को डेवलप करने में, मतलब विकसित करने में अपना योगदान दिया, करने में अपना योगदान दिया, योगदान दिया। भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल विषय को डेवलप करने में अपना योगदान दिया। इसके बाद आते हैं हम्बोल्ट एंड रिटर। हम्बोल्ट एंड रिटर, ये दो भूगोलवेत्ता थे, हम्बोल्ट एंड रिटर। इन्होंने भूगोल के अध्ययन को क्रमबद्धता प्रदान की, एक सिस्टमैटिक वे में लाए, सिस्टमैटिक वे में लाए। इन्होंने भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में बांटा और इनकी कई उपशाखाओं में बांटा। इनके इस योगदान के लिए, हम्बोल्ट एवं रिटर के योगदान के लिए, इन्हें हम्बोल्ट एवं रिटर के योगदान के लिए इन्हें आधुनिक भूगोल का पितामह कहा जाता है, इन्हें हम्बोल्ट एवं रिटर को आधुनिक भूगोल का पितामह कहा जाता है। पेरू के पास, पेरू है साउथ अमेरिका में, इधर यहाँ पे एक जलधारा बहती है, इसे हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। इनके भूगोलवेत्ता के नाम पर हम्बोल्ट की जलधारा नाम पड़ा, ये था इनका सम्मान। तो एक जलधारा के नाम पर, जलधारा भी नाम पड़ गया इनके नाम पर, एक जलधारा का नाम इनके नाम पर रखा गया। हम्बोल्ट एवं रिटर आधुनिक भूगोल के पितामह कहा जाता। भूगोल को इन्होंने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल में बांटा और इनकी कई अन्य उपशाखाओं में बांटा। वो हम देखते हैं कौन सी इनकी उपशाखाएं हैं। भूगोल, ये हम्बोल्ट एवं रिटर ने डिवीजन किया था, जो आज भी चल रहा है। एनसीईआरटी के क्लास 11 की एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल।
प्रादेशिक भूगोल। सबसे पहला ये डिवीजन हुआ, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टेमैटिक ज्योग्राफी। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। और प्रादेशिक भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। ये इसके बाद क्रमबद्ध भूगोल का अगेन डिवीजन, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल एंड मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल को कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लास 12 एनसीईआरटी में मानव भूगोल है। तो भौतिक भूगोल एंड मानव भूगोल में इन्होंने फिर से क्रमबद्ध भूगोल का डिवीजन किया। भौतिक भूगोल के अगेन डिवीजन किए। फर्स्ट है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। दूसरा जलवायु विज्ञान। दूसरा जलवायु विज्ञान, दूसरा हमारा हुआ जलवायु विज्ञान। तीसरा समुद्र विज्ञान। तीसरा हुआ समुद्र विज्ञान। तीसरा समुद्र विज्ञान। चौथा जैव भूगोल। जैव भूगोल। और पांचवा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए, पहला क्रमबद्ध भूगोल के दो डिवीजन, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अगेन 5 डिवीजन किए गए, 5 ब्रांचेज में, उपशाखाओं में इसे बांटा गया। भौतिक भूगोल को 5 उपशाखाओं में बांटा गया। पहला भू आकृति विज्ञान, जिसका इंग्लिश है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी। जलवायु विज्ञान का इंग्लिश है क्लाइमेटोलॉजी। समुद्र विज्ञान का इंग्लिश है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी। और जैव भूगोल का इंग्लिश है बायोजियोग्राफी। और पर्यावरण पारिस्थितिकी का इंग्लिश है
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो कुल मिला के भौतिक भूगोल के 5 डिवीजन किए गए: भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यूपीएससी के लिए ये वाला मेंस में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस में खूब क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इस पे मेंस में अधिक प्रश्न आते हैं। ये पीटी एवं मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान पीटी एवं मेंस दोनों को इंपॉर्टेंट है। इसी में भारत का मानसून पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान में भारत का मानसून प्रणाली। तो यूपीएससी में मेंस में भूआकृत विज्ञान आते हैं, काफ़ी प्रश्न आते हैं, और जलवायु विज्ञान में पीटी एवं मेंस दोनों से आते हैं। समुद्र में पीटी के लिए समुद्र विज्ञान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और जैव भूगोल दोनों को मिला के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में ही पढ़ते हैं। जैव भूगोल को पर्यावरण पारिस्थितिकी में मिला देते हैं। हालांकि इसमें एक टॉपिक है जैव भूगोल में मृदा विज्ञान, मृदा के बारे में हम लोग जैव भूगोल को पढ़ते हैं, लेकिन और बाकी के पार्ट्स पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसे बस अलग पढ़ लेते हैं मृदा विज्ञान को। मृदा कैसे निर्मित होती है, मृदा के संस्तर क्या होते हैं, मृदा के क्षरण के क्या कारण हैं, ये सब वगैरह वगैरह मृदा विज्ञान में पढ़ते हैं। ये हो गया भौतिक भूगोल का डिवीजन, 5 डिवीजन हुआ। और पर्यावरण पारिस्थितिकी है जो, वो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। पीटी में पर्यावरण पारिस्थितिकी जिसका नहीं कवर है, करंट अफेयर के साथ इसे पढ़ते हैं, तो उसका पीटी होना मुश्किल है। अब आगे देखते हैं मानव भूगोल का डिवीजन कैसे किया गया है। मानव भूगोल को बांटा गया है 2-3 पार्ट में। आर्थिक भूगोल, या गतिविधि, और सामाजिक भूगोल। आर्थिक मानव भूगोल को 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है। आर्थिक भूगोल को 2 पार्ट्स में फिर से, मानव भूगोल को 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया। आर्थिक भूगोल या आर्थिक गतिविधि, और सामाजिक भूगोल। अब देखते हैं आर्थिक भूगोल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया फर्दर। प्राथमिक, गतिविधि, इसे आगे पेज पे ले लेते हैं आर्थिक भूगोल को। आर्थिक भूगोल, या गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक भूगोल या आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि को फिर से डिवाइड किया गया है प्राथमिक,
गतिविधि प्राथमिक गतिविधि प्राइमरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज। देखो जब मानव अपने विकास के लिए जब मानव अपने विकास के लिए संसाधनों को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त करता है, तो उसे प्राथमिक गतिविधि कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप गतिविधि कहा जाता है। उदाहरण हमारा क्या क्या हो जाएंगे? कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्यन, में मछली पालन। कृषि से जो फसल उगाई जाती है, मान लो गेहूं उगा गया, गेहूं से क्या फिर मानो अपना आटा बनाया या ब्रेड बनाया, तो कृषि से वो डायरेक्ट संसाधन प्राप्त कर रहा है, कृषि के रूप में प्रकृति से डायरेक्ट रूप से संसाधन प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही खनन से कुछ माइनिंग करके खोद के निकाला कुछ ना कुछ, और फिर उसे जैसे आयरन ओर का निकाला और आयरन उससे प्राप्त किया। तो ये सब प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से संसाधन प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ऐसी गतिविधि को हम प्राइमरी गतिविधि कहते हैं। आर्थिक भूगोल में अगेन सेकेंड डिवीजन है, पार्ट है द्वितीयक गतिविधि। द्वितीयक गतिविधि को विनिर्माण गतिविधि भी कहा जाता है। प्रकृति में ये माना गया है कि मानव कोई चीज निर्माण नहीं करता है, माने उसका स्वरूप बदलता है, इसीलिए विनिर्माण जोड़ा गया है। निर्माण नहीं कर सकता है मानव, उसका स्वरूप बदलेगा। तो द्वितीयक गतिविधि में क्या होगा? वो स्वरूप बदलेगा। जैसे इसमें क्या करा जाएगा? जैसे देखो प्राथमिक गतिविधि का जो माल है, प्राथमिक गतिविधि से प्राप्त
माल को यहाँ कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। कच्चे मटेरियल, माल मतलब मटेरियल को यहाँ कच्चे माल रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे प्राथमिक गतिविधि कृषि है, कृषि से मैंने गेहूं उगाया, अब उसे क्या किया, उससे मैंने क्या आटा बनाया फ्लोर मिल लगा के, या उससे फिर ब्रेड बनाया, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक गतिविधि। प्राथमिक गतिविधि का ये जो गेहूं इससे प्राप्त हुआ था उसका यहाँ पे उपयोग किया गया रॉ मटेरियल के रूप में, और आटा ब्रेड वगैरह बनाया गया। इसीलिए इसको उसे उद्योग इंडस्ट्री कहते हैं। द्वितीयक गतिविधि को या विनिर्माण गतिविधि को उद्योग के रूप में जाना जाता है। उद्योग इंडस्ट्री। यही सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है। अगर ये किसी देश में द्वितीयक गतिविधि अधिक है, किसी देश में द्वितीयक गतिविधि अधिक है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होंगी। जब जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी तो बेरोजगारी कम होगी। चीन में द्वितीयक गतिविधि काफ़ी अधिक है। चीन में द्वितीयक गतिविधि काफ़ी अधिक है, इंडस्ट्री लेवल काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए वर्तमान में चीन पूरे विश्व का फैक्ट्री कहा जाता है। हर जगह आपको चीनी माल मिल जाएगा, चीन से निर्मित। जितनी मोबाइल कंपनियां हैं, रेडमी, शाओमी, ये भी बोर्ड भी, इसमें ढेर सारा चीन का माल यूज हुआ होगा, मटेरियल। तो चीन में द्वितीयक गतिविधि ज़्यादा है, जबकि भारत में द्वितीयक गतिविधि कम है। इसीलिए यहाँ पे उतनी जॉब वैकेंसी नहीं है। इसीलिए सरकार का जोर है कि द्वितीयक गतिविधि, इंडस्ट्री ज़्यादा लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होती हैं। भारत में तृतीयक गतिविधि यानी सर्विस सेक्टर ज़्यादा हावी है, ज़्यादा विकसित हुआ है। सर्विस सेक्टर में जॉब ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जब विकास करती है तो प्राथमिक गतिविधि से द्वितीयक गतिविधि की ओर आती है एंड फिर तृतीयक गतिविधि की ओर जाती है। लेकिन भारत में ये वाला स्टेप स्किप हो गया, इससे नहीं गुजरी भारतीय अर्थव्यवस्था, सीधे छलांग लगा दी तृतीयक गतिविधि की ओर। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का ज़्यादा है आलम। तो बेरोजगारी का आलम जब होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग उठा नहीं पाएंगे। फ़ायदा डेमोग्राफिक की लाभांश का फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा अगर जो द्वितीयक गतिविधि ज़्यादा ना बढ़ाई गई।
अब आर्थिक गतिविधि में दो गतिविधियां हो गई, प्राथमिक गतिविधि और द्वितीयक गतिविधि। अब तीसरी देखते हैं। तीसरी हम लोग देखते हैं तृतीयक गतिविधि। तृतीयक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि। तृतीयक गतिविधि हम लोग देखते हैं। तृतीयक गतिविधि में क्या होता है? तृतीयक गतिविधि है हमारी सर्विस सेक्टर गतिविधि। इसमें तृतीयक गतिविधि में हमारा आएगा परिवहन, परिवहन आएगा, व्यापार आएगा, वाणिज्य आएगा, व्यापार, वाणिज्य, सेवा, सर्विस सेक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए तृतीयक गतिविधि को सर्विस सेक्टर भी बोल दिया जाता है। ऊर्जा आएगा, तृतीयक गतिविधि बाजार को उत्पादन केंद्र मतलब विनिर्माण, इंडस्ट्री, आप मान लो इंडस्ट्री, ये द्वितीयक गतिविधि वाली इंडस्ट्री, एंड बाजार एंड प्राथमिक गतिविधि। ये एक सेकेंड, जो तृतीयक गतिविधि है वो तीन चीजों को जोड़ती है, उत्पादन केंद्र, बाजार एंड प्राथमिक गतिविधि। प्राथमिक गतिविधि का मतलब हुआ कच्चे माल का स्रोत, कच्चे माल का स्रोत, कच्चे माल का स्रोत। इन तीनों को तृतीयक गतिविधि आपस में जोड़ती है। तृतीयक गतिविधि आपस में जोड़ती है। देखते हैं कैसे। मान लो प्राथमिक गतिविधि कृषि में, यहाँ पे गेहूं उगाया गया, ये उत्पादन केंद्र का मतलब हुआ इंडस्ट्री, उत्पादन केंद्र का मतलब हुआ इंडस्ट्री। यहाँ गेहूं उगाया गया, ये गेहूं यहाँ से चला ट्रक में और ये उत्पादन केंद्रों में पहुंचा। यहाँ पे क्या बनाया गया इस गेहूं से? आटा, ब्रेड एटसेट्रा आदि आदि। तो क्या हुआ? प्राथमिक गतिविधि को उत्पादन केंद्र से, इंडस्ट्री से किसने जोड़ा? तृतीयक गतिविधि ने, ट्रक ने, परिवहन ने। ये जो पीछे था लिखा था परिवहन, जो परिवहन है तृतीयक गतिविधि के अंतर्गत आता है। तो तृतीयक गतिविधि से ये परिवहन ने जोड़ दिया। अब यहाँ पे आटा ब्रेड बन गया, ये आटा ब्रेड फिर से ट्रक पे लादा गया परिवहन से और बाजार तक पहुँच गया। यहाँ पे लोगों ने खरीद लिया उसे, ब्रेड वगैरह को।
तो इसलिए तृतीयक गतिविधि क्या है, जो जोड़ती है, किसे, इन तीनों को आपस में जोड़ती है। ये हुआ हमारा तृतीयक गतिविधि। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे सही मायने में देखा जाए यहाँ पे कि भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल में बांटा गया और प्रादेशिक भूगोल में बांटा गया। अब क्रमबद्ध भूगोल के अगेन दो डिवीजन किए गए, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के 5 डिवीजन है, ये भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। मानव भूगोल के 2 डिवीजन, आर्थिक भूगोल एवं सामाजिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में प्राथमिक गतिविधि बताए, द्वितीयक गतिविधि बताए एंड तृतीयक गतिविधि अभी तक बताए आपको। तृतीयक गतिविधि तक आपको हमने बताया। इसके आगे हम देखते हैं कि आर्थिक गतिविधि में और क्या होता है। आर्थिक गतिविधि में और क्या होता है। तृतीयक के बाद हम देखेंगे आर्थिक भूगोल में R&D भी होता है। आर्थिक भूगोल में हमने देखा अभी तक आर्थिक भूगोल आर्थिक भूगोल में प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि एंड अब चौथी चीज देखेंगे R&D। R&D शोध एवं विकास कार्य, शोध एवं विकास कार्य। शोध एवं विकास कार्यों को भी आर्थिक गतिविधि में, आर्थिक भूगोल में शामिल किया जाता है। किसी चीज पे भी शोध किया जाए, जैसे अभी कोई दवाई बनी तो फिर आगे फर्दर कोई भी नई बीमारी आई, कोरोना आया तो उसके लिए शोध किया गया, इसीलिए इसे आर्थिक गतिविधि से जोड़ा गया। आर्थिक भूगोल में शोध एवं विकास कार्यों को भी रखा गया है। अब लास्ट इसमें और देखेंगे, लास्ट यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, संसाधन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस ने तो संसाधनों को अलग से लिख भी डाला, यूपीएससी ने भी, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में संसाधनों को लिखा गया है कि विश्व के संसाधन भी आप पढ़िए और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया दोनों के संसाधन पढ़िए, भारत के विशेष संदर्भ में संसाधन पढ़िए। तो हम देखेंगे विश्व, जैसे यूपीएससी का सिलेबस जो है ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यूपीएससी का जो सिलेबस है इसी को कॉपी कर लिया यूपीपीसीएस ने भी। तो हम देखेंगे एक संसाधन में उन्होंने कहा है कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन, भूमि संसाधन सिलेबस में दिया हुआ है। भूमि संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन, वन एवं खनिज संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज, ये इंपॉर्टेंट है, खनिज संसाधन और जल संसाधन।
जल संसाधन में ही हम पढ़ेंगे भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता, समुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता, मतलब कि संभाव्यता का मतलब हुआ कि भविष्य में और कितने संसाधन समुद्र में ढूंढे जा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होती जाएगी तो हम और भी सामुद्रिक संसाधनों का यूज कर सकते हैं या उन्हें ढूंढ सकते हैं या खोज सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत एक अच्छा है PMN मटेरियल, PMN मेटेलिक नोड्यूल्स। अभी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में हम बताएंगे क्या है। अच्छा, संसाधन में और क्या है? विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हो गए। फिर देखेंगे दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में संसाधन। यहाँ थोड़ा सा इससे ज़्यादा डीप जाएंगे दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में, क्योंकि सिलेबस में UPSC सिलेबस में लिख दिया है कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के संसाधन। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के संसाधन, इसमें भारत के संसाधन ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। तो भारत के संसाधन, भारत के संसाधन के टॉपिक में देखेंगे हम लोग भारत के संसाधन। सबसे ज़्यादा इसी पे जोड़ देंगे, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा आएगा। भारत के संसाधन में कि संसाधन कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर कौन कौन से संसाधन हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से संसाधन हैं भारत में, समस्या क्या है भारत के संसाधनों को लेके, उसका समाधान क्या है, क्या सरकार प्रयास अभी तक किए, समाधान क्या है, सरकार ने अभी तक क्या प्रयास कर रही है। और अंत में देखेंगे कि संसाधनों का सतत उपयोग कैसे किया जाए। सतत उपयोग का मतलब हुआ कि संसाधन का ऐसे उपयोग किया जाए कि हमारे भविष्य की पीढ़ियाँ, जो हमारे आगे आने वाले हमारे बच्चे, उनके लिए भी संसाधन सुरक्षित रहे और हमारा उनसे समुचित अभी के लिए विकास भी हो जाए। ऐसे संसाधन का दुरुपयोग नहीं करना है। सतत संसाधन का यही मतलब हुआ कि उन्हें सदुपयोग रूप से हम आगे बढ़े, उनको उपयोग करते हुए। संसाधन का हो गया। अब ये आर्थिक भूगोल हमारा कंप्लीट है पूरी तरीके से। बस PMN का मतलब हमें बताना है। PMN क्या है? PMN का मतलब यही हम लोग देख लेते हैं। PMN पॉली, अगले पेज में देखते हैं। PMN पॉली क्या हुआ? बहुत, ढेर सारा। पॉली का मतलब हुआ बहुत, कई। M का हुआ मेटेलिक, मेटेलिक मेटल से बना हुआ है, मेटल। PMN में P हो गया पॉली,
पी हो गया पॉली, एम हो गया मेटेलिक, एम हो गया मेटेलिक। मेटेलिक बना है मेटल से, मेटल मतलब हिंदी में धातु, मेटल मतलब हिंदी में धातु। एन, एन है नोड्यूल्स, नोड्यूल्स, नोड्यूल्स। नोड्यूल्स का हिंदी हुआ पिंड, पिंड, छोटे छोटे पिंड, छोटे छोटे पिंड। जब पृथ्वी के निर्माण के समय छोटे छोटे ये पिंड बने, छोटे छोटे ये पिंड बने, इन ऐसे से इरेगुलर आकृति के, इनमें बहुत विशेष प्रकार की धातुएं हैं, कई, बहुत माने कई धातुएं, मेटल धातुएं हैं इन पिंडों में। कौन कौन सी धातुएं हैं? मैंगनीज, मैंगनीज, जिंक, निकल, मैंगनीज, जिंक, निकल, नहीं जिंक नहीं, निकल, सिलिकॉन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, ऐसी बहुमूल्य धातुएं हैं जिनका भारत को काफ़ी सिलिकॉन यूज होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, जो ट्रांजिस्टर बनते वगैरह वगैरह या चिप बनती हैं वो सिलिकॉन का यूज होता है। इसीलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ज़्यादा निर्माण होता है। तो ऐसी ये बहुमूल्य धातुएं पीएमएन से प्राप्त होती हैं। पीएमएन हिंद महासागर में, जैसे हमारा ये तो हो गया अमेरिका, ये अफ्रीका, ये हिंद महासागर में डीप सी में मिलते हैं। डीप सी में, डीप सी मतलब गहरे समुद्र में, गहराई में, गहरे समुद्र क्षेत्रों में, गहरे समुद्री क्षेत्रों में, गहरे समुद्री क्षेत्रों में पीएमएन प्राप्त होते हैं। इनका दोहन या इन्हें प्राप्त करना काफ़ी टफ काम है, इनका दोहन या इन्हें प्राप्त करना काफ़ी टफ काम है और बहुत हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जिसे विकसित किया जा रहा है। इससे इन्हें दोहन किया जाएगा और हमें ऐसी महत्वपूर्ण धातुएं प्राप्त होंगी जिनका इंडस्ट्री में काफ़ी यूज है। कई चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी बनती हैं। ये तो हो गई आपकी बात आर्थिक भूगोल की। तो हम देखते हैं हम कहाँ पर थे। सबसे पहली बात ये देखें कहाँ पर थे हम लोग। यहाँ भी नहीं, हम लोगों ने अभी तक ये देखा क्रमबद्ध भूगोल में भौतिक भूगोल डिवाइड किया, मानव भूगोल डिवाइड किया। मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल पूरा पड़ डाला, तृतीय गतिविधि, आर एन डी और संसाधन। संसाधन में हम लोग ने पीएमएन भी देख लिया। पीएमएन काफ़ी न्यूज में रहा है, इसलिए इसे हमने थोड़ा डिटेल में बताया। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में क्या है? सामाजिक भूगोल सामाजिक भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल। सामाजिक भूगोल में पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल।
जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। बस्ती भूगोल पढ़ेंगे, बस्ती भूगोल पढ़ेंगे। जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे, बस्ती भूगोल पढ़ेंगे, जनजाति भूगोल पढ़ेंगे। यहाँ पे भूगोल का मतलब इतना मत लगाओ, ये बस देखो जनसंख्या पढ़ेंगे, बस्ती पढ़ेंगे एंड जनजाति भूगोल पढ़ेंगे। और एक नया यूपी पीसीएस ने अपने उसमें जोड़ दिया है शरणार्थी समस्या, अलग से उसने यूपी पीसीएस ने अपने सिलेबस में शरणार्थी समस्या को अलग से टॉपिक डाला है, तो यहीं देख लेंगे शरणार्थी समस्या। ये इस समय बड़ा ज़्यादा हो रही शरणार्थी समस्या। कई कारणों से शरणार्थी समस्या होती है, युद्ध से, प्राकृतिक आपदाओं से। प्राकृतिक आपदाओं से जब होगी तो हम उसे भूगोल के तहत पढ़ेंगे, युद्ध से अन्य या चीज़ों से तो हम आईआर में उसी शरणार्थी समस्या को पढ़ते हैं। जैसे भूगोल में तब पढ़ेंगे जब बाढ़ से, क्लाइमेट चेंज से या अदर नेचुरल डिजास्टर से जब शरणार्थी समस्या होती है। बाढ़ से भी लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं, क्लाइमेट चेंज से भी लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं, तो शरणार्थी समस्या को हम यहाँ पे जब भौगोलिक कारण से, प्राकृतिक कारणों से होगी शरणार्थी समस्या, जब लोग इधर उधर डिस्प्लेस्ड होंगे, तब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यूपी पीसीएस ने अलग से इसे रखा है, इसलिए हमने आपको बताया। जनसंख्या भूगोल और बस्ती भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल को देखते हैं, जनसंख्या भूगोल में क्या क्या पढ़ना होता है। तो हम देखेंगे जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण, कहाँ पर कितनी जनसंख्या है भारत में, किन राज्यों में ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ पे कम है, क्यों है ऐसा, ये सब देखेंगे। फिर देखेंगे जनसंख्या घनत्व, क्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व से पीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर यूपी पीसीएस में पीटी में प्रश्न जनसंख्या घनत्व पे काफ़ी बनते हैं। किस राज्य का कितना जनसंख्या घनत्व है, असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर, दुनियादारी, ये चीज़ें होती हैं। फिर देखेंगे लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। इस पे भी पीटी पे प्रश्न बनते हैं यूपी पीसीएस में। फिर देखेंगे साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता, महिलाओं की साक्षरता, मेल एंड फीमेल। इससे भी पीटी में प्रश्न आते हैं यूपी पीसीएस में। तीनों बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जनसंख्या हमारे लिए पीटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर देखेंगे जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा देखेंगे। फिर देखेंगे जनांक लाभांश। ये सब टॉपिक हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या जीवन प्रत्याशा होती है, जनांक लाभांश क्या होता है, जनांकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड पे है,
यहाँ पे हमारे युवा जनसंख्या ज़्यादा है, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा। जब कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होती है किसी भी देश में, उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड में है। ये भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर रहता है, करंट का टॉपिक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम आपको पढ़ाएंगे जनसंख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड। इसके बाद देखेंगे मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। हालांकि ये इकोनॉमी का भी पार्ट है, मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। इसके बाद देखेंगे जनसंख्या के 4 सिद्धांत। जनसंख्या के 4 सिद्धांत, 4 सिद्धांत। कौन कौन से 4 सिद्धांत? जनांक की संक्रमण सिद्धांत पहला है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का में ये बताया जाता है कि किसी भी देश में जनसंख्या क्रमिक चरणों की में गुजरती है, क्रमिक अवस्थाओं में, क्रमिक अवस्थाओं से, अवस्थाओं या चरणों, या चरणों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। ये है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में। कैसे? जब प्रथम चरण होता है तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा होती हैं। प्रथम चरण में, फर्स्ट में जन्म दर एंड मृत्यु दर। लोग अशिक्षा के अभाव में या गरीबी में या जागरूकता के अभाव में ज़्यादा बच्चा पैदा करने में विश्वास रखते हैं, और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी ना होने से या खाने पीने की व्यवस्था उतनी अच्छी ना होने से तो मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। तो ये प्रथम चरण माना जाता है। गरीब देशों में या विकासशील देशों में ये ज़्यादा रहता है। फिर द्वितीय चरण में मान लो ये जन्म दर वैसे ही बनी रही और देश ने कुछ विकास कर लिया तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हो गई, तो मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। मृत्यु दर में जब कमी आ गई तो जन्म दर वही बनी रही, तो फिर क्या होगा? जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। इसे ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ऐसे ही 5 चरण हैं, ये जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा इसे डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं दूसरा जनसंख्या के सिद्धांतों में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। फिर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, क्या सिद्धांत? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। माल्थस ने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा तीव्र गति से होती है,
जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा तीव्र गति से होती है कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, संसाधनों के कंपेयर में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा तीव्र गति से होती है। संसाधन उतने तीव्र गति से नहीं बढ़ पाते हैं जितना कि जनसंख्या वृद्धि होती है तीव्र गति से, इसलिए जनसंख्या उन संसाधनों का यूज कर डालती है, जल्दी यूज कर डालती है, इससे गरीबी आएगी फिर। तो माल्थस ने ये बताया था। इसके बाद मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स जो मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत है वो तुम्हारा डिपेंड है मार्क्स ने गरीबी और अमीरी पे ज़्यादा फोकस किया जनसंख्या सिद्धांत पे, अपने गरीबी और अमीरी पे ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि गरीबों की जनसंख्या ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती है, जो गरीब हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती है, और जो अमीर हैं उनकी उतना तीव्र गति से नहीं बढ़ती है। गरीब वर्कफोर्स, श्रम शक्ति पर फोकस करता है। उसका मानना है जितने लोग ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर घर में 4 लड़के होंगे 100 रुपये रोज कमाएंगे तो 400 हो गए, अगर 10 लड़के होंगे घर में तो 1000 हो जाएगा। तो मार्क्स ने बताया कि गरीबों में जनसंख्या इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि वो श्रम शक्ति पे फोकस करते हैं। अमीरों में उन्होंने बताया ये पैसों पे ज़्यादा फोकस इनका रहता है, संपदा पे। तो ये श्रम शक्ति का प्राइस कम कर देते हैं अमीर। मान लो पहले 100 रुपये मजदूरी थी तो अमीर कर देंगे उसे 50 रुपये पे। अगर मान लो 5 लड़के थे घर में 100 रुपये कमाते थे तो 500 हो गए। अगर घर में 10 लड़के हो गए तो वो कर देंगे 50, तब भी 500 रहे। इसलिए मार्क्स ने बताया कि जो अमीर वर्ग है उसमें जनसंख्या कम रहती है क्योंकि वो दूसरी ओर फोकस करते हैं। जो गरीब वर्ग होता है वो श्रम शक्ति पर फोकस करता है। फिर है अमीर वर्ग धन संग्रह पे फोकस करता है। फिर है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, चौथा अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का क्या मतलब हुआ? इसमें जनसंख्या और संसाधनों की तुलना की जाती है आपस में, है ना? कैसे? इसमें बताया जाता है कि किसी भी देश के लिए जितने संसाधन हैं, किसी भी देश के लिए इतनी जनसंख्या होनी चाहिए जितने वहाँ पे संसाधन हैं, तो इससे बैलेंस बनता है। अगर जनसंख्या संसाधनों से अधिक हो गई तो अति जनसंख्या वाला देश कहा जाएगा, या जनसंख्या संसाधनों से कम है तो उसे न्यून जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। तो ये जनसंख्या और संसाधनों की आपस में तुलना करता है। तो 4 सिद्धांत हैं, ये जब पढ़ाएंगे तब इसे पूरे और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये पीछे देखते हैं। अब सामाजिक भूगोल में जनसंख्या भूगोल तो हो गया, अब बस्ती भूगोल पे देखते हैं, जनजाति भूगोल देखते हैं और शरणार्थी समस्या देखते हैं। तो शरणार्थी समस्या के बारे में तो मैंने बताया था। अब बस्ती भूगोल में क्या पढ़ेंगे? अधिवास पढ़ेंगे। अधिवास यूपीपीसीएस ने लिख ही दिया है, अधिवास पढ़ेंगे।
स्मार्ट नगर व गांव पढ़ेंगे, गांव पढ़ेंगे। स्मार्ट नगर मतलब स्मार्ट सिटी। नगरीकरण पढ़ेंगे, नगरीकरण पढ़ेंगे। ये बस्ती भूगोल के तहत पढ़ा जाएगा। भारत में देखेंगे कि नगरीय जनसंख्या क्या है। नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कहाँ कैसी है। शहरों का आकार, शहरों का आकार आदि देखेंगे। ये हो गया हमारा बस्ती भूगोल में। जनजाति भूगोल में भारत की प्रमुख जनजातियों को देखेंगे। जैसे भील, गोंड। भील है राजस्थान महाराष्ट्र में, गोंड है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भील सबसे बड़ी है भारत की जनजाति। और जनजातियों के 3 प्रमुख क्षेत्र देखेंगे। उत्तर एवं उत्तर पूर्ववर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। 3 प्रमुख क्षेत्रों को इसमें देखेंगे। ये हो गया हमारा सामाजिक भूगोल का टॉपिक। अब हम देखते हैं हम लोग थे कहाँ पर। सामाजिक भूगोल तक हमने देख लिया क्या है मेरा सिलेबस। अब बचा प्रादेशिक भूगोल। हमने क्रमबद्ध भूगोल पूरा पढ़ डाला। अब प्रादेशिक भूगोल हमारा बचा है। प्रादेशिक भूगोल के तहत 2 डिवीजन है। विश्व का प्रादेशिक भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, सिख भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल और भारत का प्रादेशिक भूगोल। भारत का प्रादेशिक भूगोल, भूगोल। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी एंड इंडियन रीजनल ज्योग्राफी, इन दोनों को हम मैपिंग के तहत पढ़ेंगे। मैपिंग के तहत, मैपिंग हम यहीं से शुरुआत करेंगे। विश्व के प्रादेशिक भूगोल से विश्व की मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग से हम शुरुआत करेंगे क्लास की। क्योंकि अगर हम मैपिंग पढ़ लेते हैं तो विश्व की प्रमुख प्रमुख जगहें पता चल जाती हैं, कुछ सिंपल भूगोल के कॉन्सेप्ट पता चल जाते हैं। तो जब हम भूगोल के मेन कोर पार्ट पे आएंगे तो फिर हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो मैपिंग, प्रादेशिक भूगोल जो क्रमबद्ध भूगोल के टॉपिक हैं, मान लो भू आकृत विज्ञान है या जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, इनमें जो टॉपिक हैं, जैसे जलवायु विज्ञान में वर्षा होती है तो इनके टॉपिक इन प्रदेशों पे अप्लाई करके देखेंगे, इन कहाँ कहाँ पे कैसी वर्षा, जैसे भारत में बंगाल में देखेंगे कैसी वर्षा हो रही है, तो और पंजाब में कैसी वर्षा हो रही, कितने सेंटीमीटर बंगाल में वर्षा हो रही, कितने सेंटीमीटर पंजाब में वर्षा हो रही, तो पता लगेगा कि कितनी वर्षा हो रही। उसी हिसाब से उन एरिया के लिए हम कृषि का निर्धारित करेंगे, उसी हिसाब से हरित क्रांति पे हम फोकस करेंगे। तो प्रादेशिक भूगोल में क्रमबद्ध भूगोल के ही टॉपिक्स को पढ़ा जाता है, लेकिन विशेष क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उनका अध्ययन किया जाता है, जिससे कि डेटा निकल के आए और उनका तुलनात्मक अध्ययन करके विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए प्रादेशिक भूगोल हमारा तुलनात्मक अध्ययन और विकास कार्य के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अब हम आपको इन पांचों के थोड़ा थोड़ा मीनिंग बता देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा इसमें समझ में आ जाए कि भू आकृति विज्ञान क्या है, जलवायु विज्ञान क्या है, समुद्र विज्ञान ये भूल गए थे बताना, थोड़ा लैग हो गया था, इन्हें हम बताते हैं। तो हम पहले देखेंगे भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भू मतलब पृथ्वी,
भू मतलब पृथ्वी, आकृति मतलब आकृति, पृथ्वी की आकृति। तो पृथ्वी की आकृति में क्या क्या आएगा? पृथ्वी की आकृति में अगर हम भूपृष्ठ पे देखें, पृथ्वी की जमीन ऐसे देखें तो क्या दिखेंगे? पर्वत भी दिख जाएंगे, घाटियां भी दिख जाएंगी, नदियां भी दिख जाएंगी, पठार भी दिख जाएंगे, मैदान भी दिख जाएंगे। मैदान तो यही है, सब मैदान भी दिखेंगे, डेल्टा भी दिखेंगे, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों का हम अध्ययन भू आकृति विज्ञान में करते हैं। अब ये तो आकृति होगी जो हम ऊपर देख रहे हैं, ये हो गए बाह्य आकृतियां। बाह्य आंतरिक आकृतियां भी होंगी, आंतरिक आकृतियां हैं ज्वालामुखी के द्वारा बन जाती हैं। अंदर पृथ्वी के अंदर कुछ ढेर सारी आकृतियां। पृथ्वी के अंदर क्या है? जैसे पृथ्वी ये है, ये इसका भूपृष्ठ है, फिर मेंटल, उसके बाद है कोर। तो ये मेंटल का क्षेत्र हो गया। नहीं, एक सेकेंड, ये है भूपृष्ठ, ये है भूपृष्ठ, इसे क्रस्ट बोलते हैं, भूपृष्ठ क्रस्ट बोलते हैं। ये है मेंटल, इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये मेंटल है, हिंदी में कहते हैं प्रवर, मेंटल। ये कोर है। कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, वो जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और भूपृष्ठ भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, और 3 पार्ट्स में मेंटल भी डिवाइड है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, ये सब आकृति के अंतर्गत आ गया। तो भू आकृति विज्ञान यही है कि पृथ्वी की आकृतियों को हम आंतरिक आकृतियों, बाह्य आकृतियों सबको पढ़ें। तो भू आकृति विज्ञान में ये आता है। अब दूसरा हमारा था जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, अब यहाँ से देख लेते हैं शब्दों को तोड़ के। जल, वाटर, वायु, एयर, है ना। जब वाटर और एयर का मिक्सचर है, एक प्रकार से इधर देखा जाए, वाटर भी है और एयर भी है। एयर क्या है? कई गैसों का, कई गैसों, जैसे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, जलवाष्प, जलवाष्प, ऑक्सीजन, CO2 एटसेट्रा, कई गैसें हैं। तो जलवाष्प में क्या है? जल एवं वाष्प का वायु का मिश्रण है, एयर का मिश्रण है जलवाष्प में। जल भी मौजूद है। तो यही क्या है? आर्द्रता है। जलवाष्प में आर्द्रता है। जलवाष्प में आर्द्रता मतलब वाटर है। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। तो क्या हो गया? आर्द्रता है, आर्द्रता हो गया, वाटर हो गया, गैसें हो गई। और जब गैसें हैं, गैसें हैं पृथ्वी के चारों ओर, ये वायुमंडल है मान लो, यहाँ पे सब ये गैसें हैं, तो इन गैसों में भार भी होगा।
तो ये वायु पे, पृथ्वी के भूपृष्ठ पे दबाव भी डालती हैं, तो दाब भी पड़ेंगे। जब दाब होगा तो ताप भी आएगा, जब दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ता है, तो ताप बढ़ा तो दाब, ताप, गैसें, आर्द्रता, जब आर्द्रता आएगी तो वर्षा भी होगी, तो वर्षा भी पड़ेंगे, ओला, पाला, हिमपात, ये सब पढ़ा जाएगा। तो जलवायु विज्ञान में ये चीज़ें होंगी। जैसी आर्द्रता होगी, ताप दाब की दशाएं होंगी, वैसी वनस्पतियाँ होती हैं, पत्तियाँ होंगी। तो ये जलवायु विज्ञान के तहत ये सब पढ़ा जाएगा। जैसा ताप दाब आर्द्रता होगी वैसे मौसम होगा, मौसम भी वैसे यहाँ पढ़ा जाएगा। इनके लॉन्ग समय तक रुकने पे ताप दाब आर्द्रता के जैसे बहुत समय तक जब रुकी रहती हैं वैसी दशाएं होती हैं, तो जलवायुविक दशाएं बनती हैं, विक दशाएं। तो किसी क्षेत्र की जलवायुविक दशाओं को पढ़ेंगे समय। ये हो गया जलवायु विज्ञान में। समुद्र विज्ञान में क्या पढ़ेंगे देखते हैं। समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। तो एक चीज देखते हैं कि पृथ्वी का, पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, सतह पर 70% पानी है, 70% वाटर है, पानी। पूरी पृथ्वी की सतह पर, मान लो ये नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं, ये पूरे विश्व का मैप बना रहा हूँ, इधर लेता हूँ। पूरे विश्व का मैप बना रहा हूँ। ये प्रतीकात्मक मैप है। ये मान लो पृथ्वी, पूरे विश्व का मैप है, ठीक है। तो इधर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये भी प्रशांत महासागर, ऐसे जुड़ जाएगा ना कि आपस में। तो ये हो गया लैंड भाग, भूमि वाला भाग, और ये हो गया वाटर वाला भाग। तो वाटर वाले भाग में, पृथ्वी पे जो वाटर वाला भाग है वो 70% है, और लैंड वाला भाग 30% है। लैंड वाला भाग 30% है। तो वाटर में भी 97% खारा जल है, खारा जल है, 3% ही मीठा जल है। ये सब समुद्रों में पाया जाता है, खारा जल मुख्यतः समुद्रों में पाया जाता है। इस यहाँ से ही समुद्र विज्ञान हम पढ़ा करते हैं। समुद्र विज्ञान इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसी संसाधन देखेंगे, समुद्री संसाधन क्या क्या हैं। इसी में हम समुद्री जलधाराएं देखेंगे, समुद्री जलधाराएं कैसे विश्व की जलवायु को प्रभावित करती हैं, वगैरह वगैरह। अब देखते हैं जैव भूगोल में क्या है। जैव भूगोल, जैव
भूगोल, जैव भूगोल, बायो जियोग्राफी, जियोग्राफी, बायो जियोग्राफी। इसमें हम फ्लोरा, फ्लोरा, फ्लोरा मतलब पादप, पादप जगत को फ्लोरा कहते हैं, जिसमें वनस्पतियां आती। एंड फौना, फौना मतलब जंतु जगत, जगत का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन, अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। इसमें मृदा, मृदा निर्माण के कारक, मृदा विज्ञान को पढ़ते हैं। मृदा निर्माण, मृदा निर्माण के कारक, मृदा कारक, मृदा संस्तर, मृदा संस्तर। मृदा कई संस्तरों में होती है। मृदा परिच्छेदिका, ऐसे कि इस साइड क्या मृदा, यहाँ क्या ऐसी मृदा, यहाँ कैसी मृदा, यहाँ कैसी मृदा, ऐसे अध्ययन करते हैं। मृदा संस्तर, मृदा क्षरण, मृदा कैसे क्षरण हो रही है, खराब हो रही है, वो देखते हैं। मृदा कैसे संरक्षण किया जाए, वो पढ़ेंगे। यही सब चीज़ें पढ़ते हैं में जैव भूगोल में। और जैव भूगोल के टॉपिक हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में समाहित कर लेते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी में हमें क्या पढ़ना है? वैसे है तो बहुत वास्ट, पर्यावरण पारिस्थितिकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें इसमें पढ़ना क्या है, ये हम यूपीएससी के सिलेबस से देखते हैं। जो यूपीएससी का सिलेबस है वही यूपी पीसीएस का भी सिलेबस है। तो इसे हम देख लेते हैं, पीटी में क्या है सिलेबस और मेंस में क्या है। मेंस में क्या है सिलेबस, ठीक है। तो पीटी में दिया है सिलेबस, ऐसे लिखा है, पर्यावरणीय, वर्णीय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, कामा जैव विविधता, जैव विविधता, एंड जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। ऐसे लिखा है पीटी में, 3 टॉपिक 4 टॉपिक लिखे हैं, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता एंड जलवायु परिवर्तन। तो ये देखिए, पर्यावरण, इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण, पर्यावरण सुरक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण अवनयन, मतलब पर्यावरण कैसे खराब हो रहा है, अवनयन, पर्यावरण पारिस्थितिकी में हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र,
तंत्र यानी पारितंत्र शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे, पारितंत्र। ये पारि ले लिया, ये तंत्र ले लिया, पारितंत्र। खाद्य श्रृंखला इसी में देखेंगे। कैसे जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, जैविक कारक एवं अजैविक कारक एक दूसरे में से कैसे अंतर किया करते हैं, जैविक एवं अजैविक कारक ये हम देखेंगे। जैव विविधता, जैव मतलब जीव, जीव में दोनों आ जाएंगे। वनस्पति मतलब ऐसे देख लो, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। फौना मतलब प्राणी जगत और फ्लोरा में पादप जगत, ये दोनों आएंगे। विविधता मतलब इनके कई प्रकार। तो इसमें हम राष्ट्रीय पार्क भी देखेंगे, जीवों का संरक्षण, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनका कैसे संरक्षण, इन सेतु, एक्स सेतु, इसमें कॉन्सेप्ट जैसे सुरक्षा में हम देखेंगे कैसे जीवों की सुरक्षा किया जाए। तो दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, इन सीटू, इन सीटू, एक्स सीटू, इन सीटू एंड एक्स सीटू, एक्स सीटू, एक्स SITUC2, IN इन SITUC2। इन सीटू जहाँ पे वहीं पे जीवों को सुरक्षित किया जाए जहाँ पर वो रहते हैं। तो इसी में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वगैरह वगैरह बनते हैं। एक्स-सीटू बॉटेनिकल गार्डन, चिड़ियाघर वगैरह वगैरह, जीन बैंक, ये सब एक्स-सीटू में आता है। वहाँ से उठा के उन्हें कहीं अन्यत्र जगह पर सुरक्षित किया जाए। ये हो गया। अब लास्ट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन इसी में UNFCCC जिसकी हर साल होती है मीटिंग, वो सब देखेंगे। जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार गैसें, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम जलवायु परिवर्तन। तो ये हो गया मेरा सिलेबस पीटी का। ऐसा पीटी का सिलेबस रहेगा। मेंस में सिर्फ एक है, सिर्फ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। यूपीपीसी ने प्रभाव को ही संघात लिखा है, प्रभाव को ही संघात लिख दिया है। तो इसका इंग्लिश है इन्वायरमेंटल असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। ये सिर्फ एक टॉपिक है, बाद बाकी प्री में है। तो ये हो गया मेरा सिलेबस। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बस करंट अफेयर जोड़ लेना, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने, ये हो गया। तो अब हम कल बताएं या आज ही बताते हैं कि भूगोल को पढ़ना क्यों जरूरी है। यूपी सिविल सर्विस में, सिविल सर्विसेज में भूगोल को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है।
भूगोल को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में भूगोल को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, इतना भूगोल क्यों पढ़ी जाए। देखो यूपीएससी ने प्री में भी भूगोल पूछती है, मेंस में फर्स्ट पेपर में भूगोल है, उसने सिलेबस दिया 3-4 पॉइंट में, फिर आपदा प्रबंधन के लिए थर्ड पेपर में भूगोल को दिया है। तो भूगोल इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए काफ़ी। पर्यावरण के रूप में भूगोल को दिया है, पर्यावरण भी भूगोल का टॉपिक है। तो भूगोल तो यूपीएससी में छाया हुआ है, एक प्रकार से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, समाहित है। तो भूगोल का इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखा है यूपीएससी ने, ये हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है जो भौतिक विविधता है, भौतिक विविधता ये निर्धारित करती है क्या निर्धारित करती है, आर्थिक विविधता को निर्धारित करती है। आर्थिक विविधता एंड आर्थिक विविधता, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता। जो भौतिक विविधता है वो आर्थिक विविधता, सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है, उसी को निर्धारित करती है, जन्म भी देती है, मान लो उसे निर्धारित करती है। अब देखें आर्थिक विविधता कैसे निर्धारित करती है। मान लो कोई पहाड़ एवं पठारी क्षेत्र है, पहाड़ एवं पठारी क्षेत्र है, तो पहाड़ एवं पठारी क्षेत्र में रोड बनाना मुश्किल, रोड बना नहीं पाएंगे क्योंकि इंफ्रा इन है, इधर पैसा ज़्यादा खर्च होता है पहाड़ को काटना, फिर पहाड़ पे रोड बनाना, गोल गोल रोड बनेंगे, थोड़ी सी जगह ज़्यादा रोड बनते हैं। तो पहाड़ एवं पठारी क्षेत्र में रोड बनाना बहुत मुश्किल। जब रोड कम होंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्री की कम होंगी तो क्या गरीबी आएगी। तो भौतिक विविधता ने निर्धारित कर दिया कि कैसा वहाँ पे अर्थव्यवस्था होगी, वहाँ पे गरीबी होगी या अमीरी होगी, क्या होगी क्या नहीं। यही कारण है अफ्रीका महाद्वीप गरीब है, जबकि संसाधन है वहाँ पे, लेकिन उनका दोहन नहीं हो पा रहा है, गरीब है। कैसे, वहाँ पे भौगोलिक उच्चावच जो जियोग्राफिकल टेरेन जियोग्राफिकल उच्चावच काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पहाड़ पठार
काफ़ी ज़्यादा है। समतल भूमि कम है, जब समतल भूमि कम होगी तो रोड वगैरह नहीं बन पाएंगे, इंडस्ट्री नहीं लग पाएगी। तो इससे क्या होगा आपका, इससे क्या होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी तो गरीबी होगी और संसाधनों का दोहन कम हो पाएगा। तो जो जो भौतिक विविधता है, मतलब ज्योग्राफी है, उसने अर्थव्यवस्था को भी निर्धारित कर दिया। तो जो अर्थव्यवस्था को जब भूगोल ज्योग्राफी निर्धारित कर रही, तो एज एक सिविल सर्वेंट को इस अर्थव्यवस्था के इस भौगोलिक कारण को भी समझना जरूरी होता है कि कहाँ पे कैसी आर्थिक क्रियाएं होती, उसके पीछे भौगोलिक कारण भी हम समझें। तो एज ए सिविल सर्वेंट को इसकी बुनियादी समझ होनी चाहिए, बहुत डीप समझ ना हो, लेकिन एक सामान्य समझ होनी चाहिए। जैसी भूगोल होगी वैसी समाज होगी, जैसी भूगोल होगी वैसी समाज होगी। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उधर बहुत मेहनतकश लोग रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे उतरना चढ़ना काफ़ी श्रमसाध्य काम है, तो बहुत मेहनतकश होते, तो वहाँ पे मेहनत को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो समाज क्या, मेहनतकश वहाँ पे समाज हुई। या राजस्थान में मरुस्थल है, वहाँ पे भौगोलिक दशाएं कैसी, मरुस्थली हैं, तो वहाँ पे पानी को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो समाज जैसी भूगोल होगी वैसी समाज निर्मित होती है, और वैसे सांस्कृतिक लक्षण वहाँ पे उभरते हैं। जैसे सांस्कृतिक लक्षण का हम आगे बता रहे हैं आपको। ये इंडिया, इधर से इस साइड वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जब हम, ये पश्चिम बंगाल है, ये पंजाब है, तो इधर ये समुद्र के किनारे मानसूनी हवाएं ऐसे चलती हैं, तो इधर बरसाते हुए जाती हैं और इधर घटती चली जाती है इनकी आर्द्रता। ये जब हम भारत का मानसून पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा। लेकिन अभी के लिए इतना जानो आप कि यहाँ से यहाँ तक वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जब वर्षा की मात्रा घटती जाती है तो हमारे यहाँ ग्रामीण कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि मतलब अधिक होती है। तो कृषि हमारे यहाँ किस बात पे डिपेंड है, वर्षा पे डिपेंड है। तो पश्चिम बंगाल साइड 3-3 फसलें तक ले ली जाती हैं, 3 फसलें, इधर 2 ही फसलें, क्योंकि वर्षा कम है। इधर 3 फसलें हो गई, इधर 2 फसलें हो गई। तो जो फसलें हैं, जितनी ज़्यादा फसलें उतने ज़्यादा त्यौहार होते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक विशेषता है, फसलों और त्यौहार का डायरेक्ट लिंक है। तो मतलब जितनी ज़्यादा फसलें उतने ज़्यादा त्यौहार। तो पश्चिम बंगाल में त्यौहार ज़्यादा मनाए जाते हैं कंपेयर टू पंजाब। तो ये देखो कारण क्या है कि भूगोल ने डिफाइन कर दिया कि संस्कृति कैसी होगी। तो इसलिए भूगोल डिफाइन करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, समाज कैसी होगी और संस्कृति कैसी होगी। संस्कृति मतलब रहन सहन, पहनावा, खान पान, शिक्षा, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं भूगोल और किसमें हमें मदद करेगा। भूगोल हमें महत्वपूर्ण स्थानों यानी कि स्ट्रेटजिक लोकेशन, स्ट्रेटजिक
स्ट्रेटजिक लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। जब स्ट्रेटजिक लोकेशन के बारे में आपको जानकारी रहेगी तब आप अपनी विदेश नीति अच्छे से डिफाइन कर पाओगे, अच्छे से जान पाओगे, निर्धारित कर पाओगे। निर्धारित पूरे विश्व की जानकारी देती भूगोल, पूरे विश्व के स्थानों के बारे में, पूरे विश्व के। तो आईआर में भूगोल का बहुत योगदान है। आईआर की समझ बनाने के लिए भूगोल को, और विश्व की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उससे भी भूगोल को जोड़ा जा सकता है। जैसे ताइवान पे संकट चल रहा है, ये चीन है, तो जो ताइवान है इस पे संकट चल रहा, क्यों चल रहा है, ये सब भूगोल में बताया जाता है कि कहाँ पे ताइवान की अवस्थिति है। भूगोल हमें आपदा प्रबंधन के बारे में, बुनियादी जानकारी प्रदान करता है, जो एक सिविल सर्वेंट के लिए आपदा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आपदा कैसे आएगी, मान लो प्राकृतिक आपदा किससे आएगी, बाढ़ से आएगी, सूखा से आएगी, बाढ़ से आएगी, सूखा से आएगी, या न दावानल, जंगल की आग वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों से सुनामी, भूकंप, इन सब चीज़ों से आपदा आती है। अब आपदा आ गई तो इसे कैसे हम इनको मैनेज करें, क्यों आती, किन क्षेत्रों में ज़्यादा आती हैं, ये सब हमें भूगोल से पता लगता है और फिर इसे प्रबंधन करना होता है। आपदा से पहले की तैयारी, प्रबंधन में क्या होता है, आपदा से पहले की तैयारी, आपदा के समय क्या हमें करना है, आपदा के समय क्या करना है किसी सिविल सर्वेंट को, वो उसकी प्रबंधन में देखा जाता है। आपदा के बाद क्या क्या करना, 3 चीज़ें रहती हैं प्रबंधन में। तो भूगोल इन सब की बेसिक जानकारी देता है। तो एक सिविल सर्वेंट को आपदा प्रबंधन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए भूगोल पढ़ाया जाता है। भूगोल देखो, संस्कृति के विकास में भूगोल का बहुत योगदान है। संस्कृति के विकास में जैसी संस्कृति होगी और समाज होगा वैसे तो कानून बनते हैं, तो कानूनों से भी भूगोल का, विधि से भी भूगोल का संबंध है। संस्कृति के विकास में काफ़ी योगदान है भूगोल का संस्कृति के विकास में काफ़ी योगदान है। जैसे भवन निर्माण कला, भवन कैसे निर्माण किए जाएं, है ना, भवन कैसे बना जाए, इसे स्थापत्य भी कहते हैं। इस आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है भवन निर्माण कला। देखो हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश है ना, और किसे पकड़ते हैं, केरल को पकड़ते हैं, इधर केरल, और मध्य भारत के राज्य अब देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या हिमपात, बर्फ ज़्यादा गिरेगी, तो घर कैसे बनाए जाएंगे,
कुछ इस प्रकार के। अगर बर्फ गिरी ऐसे तो यहाँ पे इकट्ठा हो गई आके, यहाँ से फिर दूर हटा दी जाती है ऐसे झाड़ के, तो इन दीवालों के आसपास बर्फ नहीं आ पाएगी, तो दीवार ये ठंडी नहीं होंगी और ठंड से आदमी बचा रहता है। केरल में कैसे बनाए जाते हैं घर? केरल में ऐसे बनाए जाते हैं, क्योंकि केरल में वर्षा अधिक है, वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसे बनाए गए तो पानी दूर गिरा जाके, भवनों की जड़ पे नहीं गिरा, इससे भवन सुरक्षित रहते हैं और गिरते नहीं हैं जल्दी। मध्य भारत में वर्षा कम होती है, जब वर्षा जहाँ पे कम होगी तो वर्षा के जल को संचयन भी किया जाएगा, जल को इकट्ठा भी किया जाएगा, क्योंकि जब वर्षा ना हो तो हम उसे यूज कर सकें। वर्षा यहाँ मानसून काल में 3 महीने तक होती है, मानसून काल में 3 से 4 महीने तक होती है, 3 महीने। तो वर्षा जल संचयन को यहाँ प्रमुख माना जाता है, तो यहाँ पे घर कैसे बनाए जाएंगे? छत उनकी ऐसी होगी चपटी, इससे यहाँ पे वर्षा जल संचयन किया जा सके, ऐसे पाइप लगा के यहाँ पे गड्ढे में डाला जा सके। तो ये हुआ, देखो भवन निर्माण कला को भूगोल कैसे प्रभावित कर रही है। तो ये हुआ हमारा भूगोल का इम्पोर्टेंट। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम वर्ड मैपिंग से शुरुआत करेंगे, वर्ड मैपिंग से। इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, ब्लैक स्वान का एटलस लाना है। ये तो जरूरी है आपको। इसके लिए वर्ड मैपिंग के लिए ओल्ड एनसीईआरटी की 6, 7 और 8 की किताबें ले लेनी है। भूगोल की ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें लेनी है। उसमें सभी महाद्वीपों के बारे में अच्छे से छोटी छोटी जानकारियाँ दी गई हैं, बाद बाकी खाई और आगे की जानकारियाँ हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। आप जीसी लियोन की भी बुक ले सकते हैं। तो वर्ड मैपिंग की कल से क्लास शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से हमारे वर्ड में जगह इम्पोर्टेंट है, कौन से पोर्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे आर्थिक संसाधन ज़्यादा है, कहाँ पे खनन हो रहा है, कौन से संसाधनों के लिए जगह इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। और उसी में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे भूगोल के कि कैसे कोई पर्वत पठार कैसे निर्मित हुआ है या भूपृष्ठ का कैसे निर्माण हुआ है। फिर जब भूगोल के कोर टॉपिक में आएंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हुआ हमारा आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच।